हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो लास्ट टाइम सबको आवाज आ रही है मेरी? तो लास्ट वाले में पढ़ा थे हमने इमिसी। नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे किरचॉफ लॉ। क्या था आपका? किरचॉफ ये था E इक्वल टू E बाई ए, where E is the emissive power of a body, E is the absorptive power, and this is the emissive power of black body, and is the emissive power of body, and this is the absorptive power of a body. Now today the application. एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन कल जो बताया था, डेजर्ट days are hot and nights cold। क्योंकि ये गुड क्लिप, इसका मतलब क्या होता है? किरचॉफ लॉ का मतलब होता है सिग्निफिकेंट। गुड ऑब्जर्वर इज अ गुड इमिटर। गुड ऑब्जर्वर इज अ गुड इमिटर। तो जो जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेगा उतना अच्छे से क्या करेगा? इमिट भी करेगा। ठीक है, सेकंड आते हैं स्टीफेंस लॉ। क्या होता है? रेडिएंट एनर्जी emitted by a perfectly black body per unit area per second is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। ठीक है, तो यहाँ पर R directly to 2/4, R is the energy radiant per unit area per second, R equal to sigma T to power 4, where sigma is the Stefan's
कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है 5.6 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर K⁴ तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन भी याद रखोगे m(T-3 θ⁴ थीटा क्या है टेम्परेचर, टी क्या है यहाँ पर टाइम, ठीक है। ये हुआ, तो यहाँ पर जो सन से एनर्जी निकलता है, जो सन से एनर्जी निकलता है वो फॉलो करता है आपका स्टीफेंस लॉ, ठीक है। नाउ the body is not a perfectly black body, so that is R sigma होल इंटू क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे ई क्या होता है यहाँ इमिसिविटी और रिलेटिव इमिटेंस और रिलेटिव इमिटेंस, इसका जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन 0 लेस देन ई, डिपेंडिंग on the nature of surface and has no units and dimension। अगर कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, स्टीफेंस लॉ ये लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है? यहाँ पर देखो ये जो आर है, ये आर है आपका एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर क्यू टी लिख सकते हैं ए सिग्मा ई T⁴, ये आपका एनर्जी पर यूनिट टाइम, कितना एनर्जी बॉडी से निकल रहा है। कोई डाउट है? सब थ्योरी है, इसमें डाउट नहीं, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके एप्लीकेशन। फर्स्ट कूलिंग बाय रेडिएशन, कैसे देखो, जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर टी है और आउटर का टेम्परेचर टी नॉट है एंड टी ग्रेटर देन टी नॉट है, तो क्या करेगा, बॉडी हीट इमिट करेगा, क्यों, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हीट इमिट करेगा, और जो हीट इमिट करेगा, ठीक है, तो द बॉडी इज लूजिंग एनर्जी इमिटिंग रेडिएशन, तो बॉडी का टेम्परेचर कैसे कम होगा, इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, तो यहाँ पर हीट लॉस करेगा एज अ रेडिएशन एट अ रेट, तो रेट P1 ले रहा हूँ मैं, ई ए सिग्मा T⁴
पहले बताया वो भी। ये क्या हो गया आपका एनर्जी पर यूनिट सेकेंड। एंड इज रिसीविंग एनर्जी बाय absorbing radiation at a rate the E A sigma T to power 4 नॉट। यहाँ पर जो सराउंडिंग है, यहाँ पर जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कितना है आपका टी नॉट है। तो ये भी हीट इमिट कर रहा है, तो रेड भी करेगा, साथ में क्या करेगा इसका हीट एब्जॉर्ब भी करेगा। ठीक है, तो कितना से या रेड कर इतना, तो इसी को हीट एब्जॉर्ब करेगा। सो नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी थ्रू रेडिएशन कितना हो जाएगा, P इक्वल टू P और माइनस P2, यानी सिग्मा ए ई ये हो गया आपका। तो जाके क्या होता है आपका हीट लॉस करता है और कूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसका अच्छा एप्लीकेशन है, सुनिए होगे, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। जैसे एक कप चाय रख दो, ठीक है, तो आस्ते 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 धीरे धीरे ठंड होता है। तालाब का पानी दिन में गर्म, रात में आस्ते 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 ठंड होता है। ये कैसे होता है, वेरी स्लो होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन कूलिंग लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कूलिंग लॉ, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, ये कैसे आता है, यहाँ पर याद रखोगे थीटा की बॉडी का है और थीटा नॉट इस सराउंडिंग का है। सराउंडिंग, ठीक है, तो ये बाय एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, जो रेट ऑफ हीट होता है ट्रांसफर, जो कूलिंग होता है, वो डायरेक्टली टू थीटा माइनस थीटा नॉट। इसको हटाने के लिए डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। अब माइनस क्यों लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या होता है, कूलिंग हो रहा है, हीट डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई हियर माइनस साइन। तो दिस इज बाय न्यूटन ऑफ कूलिंग लॉ। तो यहाँ पर लिख सकते हो द रेट ऑफ कूलिंग इज proportional to temperature difference between the body and its surrounding, provided the temperature of the body is not very different from the surrounding.
surrounding. This law is called Newton's law of cooling, and it is a particular case of स्टीफन लॉ, वहीं से डराइव होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा मैं, आगे जो काम का चीज उससे देखते हैं। तो दिस इज द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तालाब का ठंडा होना, पौंड का, झील का, ठीक है, दिन में गर्म होना, रात को ठंडा होना, तो ये सब कौन सा लॉ फॉलो होता है? स्टीफन लॉ का चल के दैट इज द न्यूटन। अब नोट करने की क्या चीज इसमें, जब भी इससे प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है, जब भी से प्रॉब्लम आएंगे तो इसमें आपको क्या जूम करना है, क्या लेना है, देखो। If a body cools by radiation from theta 1 to Celsius in time t, then taking d theta by dt equal to theta 1 minus theta 2 on t, and theta equal to, yeah, theta equivalent equal to theta 1 plus theta 2 upon, देखो now Newton's law of cooling question becomes theta 1 minus theta 2 upon t इक्वल टू के कितना था, थीटा माइनस थीटा नॉट, यहाँ जाए के थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। दिस फॉर्म of the law help in solving numerical problem related to Newton's law of cooling। तो आपको जब भी प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है, तो लिए आपको इस फॉर्म को यूज करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बॉडी का टेम्परेचर थीटा 1 से थीटा 2 जा रहा है, ठीक है, तो रेट कितना होगा, इतना के इंटू ब्रैकेट, दोनों का एवरेज लेते हैं। जो थीटा होता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक, ये क्या था, थीटा क्या था आपका, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो उसका एवरेज लेते हैं यहाँ पर, थीटा एवरेज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, माइनस थीटा नॉट। ठीक है, सेकेंड, Newton's law of cooling can be used to compare the specific heats of two
liquids as if equal mass of two liquid same surface area। ठीक है, और भी टेम्परेचर रहेगा तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, और लिखना तो लिख लो। एंड फिनिश cool from same initial temperature theta 1 to same final temperature theta 2 with the same temperature of surrounding, that is theta naught। In time interval T1 and T2, then according to equation according to above equation T1 upon T2 equal to K2 upon K1, क्योंकि दोनों इन्वर्सली है, अपॉन में Q which implies T1 upon T2 Q1 upon C2, where C is the specific heat। एक चीज यहाँ से रिजल्ट याद रखोगे, जो K होता है, K इक्वल टू होता है E A सिग्मा 4 T03 अपॉन M into C, where K inversely to इसलिए क्या होगा, K इनवर्सली C है तो टाइम के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कूलिंग्स लॉ से, तो आपको ये डायरेक्ट चलिए याद है, ये रिजल्ट भी आपको यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीज सारी चीज को आपको ध्यान में रख के याद रखना है। हाँ, के का वैल्यू गिवन हो सकता है, या रेशो निकालने आएगा तो नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर ऑफ सन। देखो, if r is the radius of the sun and capital T is temperature, capital T is temperature,
then the energy emitted by sun per second through the radiation according to the स्टीफेंस लॉ, यानी कि जो सन से हीट एनर्जी आता है वो कौन सा लॉ फॉलो करता है? स्टीफेंस लॉ विल बी गिवन पी और यहाँ पर सन है, रेडियस आर है, एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ सन इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी as it emits radiation of all wavelength. So for it E इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ पर P इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी टू पावर ई। ठीक है, तो ये हो गया सन का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसे कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे सन से कोई बॉडी कितना, अर्थ कितना एनर्जी गेन कर रहा है। तो मान लो ये सन है, P है, यहाँ पर क्या आपका अर्थ है, और ये ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका आर। ठीक है, स्मॉल आर ले लिया हम, ये कैपिटल आर रेडियस है। तो ये जो अर्थ है कितना एनर्जी गेन करेगा नहीं करेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा उससे, इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, तो इसमें स्टीफेंस लॉ आपको यूज करना है, इतना ध्यान कर रखो। नेक्स्ट आते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इसमें क्या होता है, लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू बी इक्वल टू कांस्टेंट, where lambda m is the wavelength corresponding to maximum intensity of radiation, and T is the temperature of the
बॉडी इन केल्विन, ठीक है, एंड बी इज द वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं। बी तो कोई वी आई होता है, ठीक है। इसका वैल्यू तो 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। डायमेंशन निकाल लोगे खुद से। एंड ये आपका ग्रेट इम्पोर्टेंट इन एस्ट्रोफिजिक्स। इसका एस्ट्रोफिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पर देखो, देखिए एक पॉइंट और लिख देता हूँ। और सोलर रेडिएशन lambda m 4753 एंगस्ट्रॉन। सो टेम्परेचर ऑफ सन यहाँ से निकाल सकते हो, T ऑफ सन इक्वल टू B अपॉन लैम्डा m। यहाँ से अप्रोक्स we can calculate the temperature of the sun। अब इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये जो होता है इसको ग्राफ से बता सकते हो। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो बहुत से लाइट निकल रहे हैं, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, ठीक है, और जो पार्टिकुलर टेम्परेचर पर रहेगा, यहाँ तो रेडिएशन बहुत से हो रहा है जिसका इंटेंसिटी बहुत से है। तो पार्टिकुलर टेम्परेचर पर पार्टिकुलर इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होगा, यहाँ तो मैक्सिमम आई मैक्स, उन दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है हमेशा क्या रहता है आपका, कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर टी यहाँ बढ़ाओगे, अगर टी यहाँ बढ़ाओगे तो इसका इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। कैसे? जैसे मान लो ये डायग्राम बनाता हूँ ग्राफ एक, तो इसी में बनाता हूँ, इसी में बनाता हूँ मैं ग्राफ। तो यहाँ जैसे जैसे टी बढ़ गया, आई क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसा यहाँ टी इधर करोगे तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको और अच्छे से समझाता हूँ मैं, ठीक है। होता है क्या है, जैसे मान लो अब एक रॉड है, ठीक है, एक लोहा का रॉड है, इसको आप हीट करते हो, ठीक है। तो जब इसको हीट करते हो तो इसमें जब हीट करते समय देखोगे आपको कभी येलो दिखाई देगा, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद ब्लू, ऐसा करके लाइट दिखाई देता है ना। जब बहुत ज्यादा गर्म करते हो तो कभी ऑरेंज दिखता है, कभी येलो दिखता है, कभी ब्लू दिखता है। तो रेड लाइन का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो कम होता है, रेड लाइन का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और वायलेट का कम होता है, ब्लू का रेड से भी कम होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उस पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। यानी कि जब स्टार्टिंग में हम लोग रॉड को गर्म करते हैं तब बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो उस समय क्या दिखता है आपको, रेड कलर दिखता है। बट धीरे 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 टेम्परेचर जब बढ़ते जाएगा तो कलर क्या हो जाता है, चेंज होते जाएगा। क्यों? जो इंटेंसिटी होता है, जो क्रॉसलिंग जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है आपका, कम होते जाता है। यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का फॉलो होता है, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया? तो आपका इसमें इतना ही था थ्योरी पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं स्टीफेंस लॉ से, कूलिंग्स लॉ से। तो आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं इस टॉपिक से, एक क्वेश्चन तो आएंगे, एक आ सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका सीरीज एंड पैरेलल से, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन आ सकते हैं किरचॉफ लॉ से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आ सकते हैं आपका स्टीफन्स लॉ से। फोर्थ क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूटन कूलिंग लॉ से। फिफ्थ क्वेश्चन सन वाले से आ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आ सकते हैं स्टीफन्स सॉरी विंस डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है इससे आ सकते हैं आपका न्यूमेरिकल्स, इन दोनों से आ सकते हैं आपका थ्योरेटिकल। बिन थ्योरेटिकल ही आ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ब्लैक बॉडी से आ सकते हैं क्वेश्चन। देखो ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं होता है कि जो सारा लाइट एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक बॉडी वो भी होता है जो हर वेवलेंथ छोड़ता है, हर वेवलेंथ को रेडिएट करता है, ठीक है। बिकॉज गुड एब्जॉर्बर इज द गुड एडेप्टर। तो सन जितना एब्जॉर्ब कर रहा है सारे छोड़ दे रहा है सब। तो सन इज ऑल्सो अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो इतना टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूँ सीरीज और पैरेलल से। क्वेश्चन कहाँ लिखूंगा? थ्री मीटर्स